हेलो नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का अपना यूट्यूब चैनल रोजगार 7590 में स्वागत है। आज आप लोगों को बताने वाले हैं साथियों, रेलवे ग्रुप डी के नियम के बारे में। क्या नियम में बदलाव किया गया है, जैसे कि कल एक न्यूज़पेपर में भी अपडेट दी जा रही थी कि नोटिफिकेशन में रेलवे ने बीच में बदलाव किया है। तो क्या है नियम, इसको पूरी तरीके से आप जान लीजिए, क्योंकि आप लोगों का स्कोर कार्ड आप लोगों ने अपने माध्यम से देख लिया है, मतलब आंसर की कि कितना आपका क्वेश्चन सही है, कितना गलत है। अब रही जो उसमें मेन चीज़ें कि आपके सिलेक्शन पे काफ़ी डिपेंड करता है। जो उसमें नॉर्मलाइजेशन में किसी का 10 नंबर भी बढ़ता है। एक ही शिफ्ट की हम बात करते हैं, कहीं पे देखेंगे तो एक ही शिफ्ट में जैसे एक कैंडिडेट का 10 नंबर बढ़ेगा, एक कैंडिडेट का 15 नंबर भी बढ़ सकता है। तो इन सारी चीज़ों को लेके हम इसको क्लियर कर देंगे। जितने भी इसके नियम हैं उसको आपको एक एक स्टेप से बताएंगे। जैसे कि आप लोगों को साथियों यूपीएसआई में आपको देखने को मिला होगा कि किसी कैंडिडेट के 132 नंबर पे सिलेक्शन हुआ है और किसी कैंडिडेट का 134 नंबर पे सिलेक्शन नहीं हुआ है। जो कि ऐसा नहीं है कि इन्होंने ज़्यादा क्वेश्चन गलत किए थे, इन्होंने कम क्वेश्चन गलत किए थे, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि इसमें माइनस मार्किंग थी ही नहीं। तो इस तरीके से ग्रुप डी में क्या होने वाला है, ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। तो इस सारी चीज़ों को हम क्लियर कर देंगे। तो जो भी साथी चैनल पे पहली बार आए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। रेलवे जुड़ी सभी पल पल की अपडेट आपको यहाँ पे देखने को मिलती रहती है। तो आइए साथियों, बिना समय गंवाए आपको ये जो नोटिस में दिखाई दे रहा है, इसके बारे में आपको पूरी प्रॉपरली हम जानकारी प्रोवाइड कराते हैं। जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल में भी देखा होगा कि रेलवे ग्रुप डी नियम बदलाव सीसीए छात्र, इसको देख लीजिए। और आइए क्या नियम कहता है उसके बारे में पहले एक स्टेप बताते हैं। तो देखिए, हमने पहले ये मतलब जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश किया है कि जो भी मतलब ग्रुप डी में कैंडिडेट एग्ज़ाम दिए हैं तो उनका तो आंसर की आ गई है। लेकिन जैसे कि हमने यूपीएसआई में देखा कि 130 वाले का सिलेक्शन है और 134 वाले का सिलेक्शन नहीं है। तो ये कौन सा नियम से नॉर्मलाइजेशन होता है, क्या कारण है, इन सारी चीज़ों को हम समझने की कोशिश किए। तो देखिए इसमें क्या बताया जा रहा है। यहाँ पे बताया जा रहा है साथियों, रेलवे भर्ती बोर्ड आरआरबी की परीक्षाओं जैसे एनटीपीसी, ग्रुप डी, एलपी, जेई नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया का उपयोग अलग अलग शिफ्ट के प्रश्नों पर, देखिए प्रश्नों के कठिन स्तर, मतलब जो पेपर के लेवल, कोई पेपर थोड़ा हार्ड होता है, कोई लेवल थोड़ा नॉर्मल होता है, उसको बताया जा रहा है कि संतुलित करने के लिए किया जाता है। रेलवे परीक्षा को अधिक पारदर्शी बनाने के लिए प्रतिशत आधारित, देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है परसेंटाइल, यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन मतलब प्रणाली लागू की जाती है। यहाँ पे देखिए काफ़ी कैंडिडेट का ये कहना था कि देखिए हमारा हार्ड शिफ्ट है, हमारा नॉर्मल शिफ्ट है, हमारे शिफ्ट में जो एवरेज स्कोर बन रहा है वो 37 है, और जो सबसे लो मेरिट है, मतलब लो शिफ्ट थी, उसमें 47 है। तो 10 नंबर का हमको इंक्रीज करके जो 47 वाले हैं उनके बराबर कर दिया जाएगा। तो ये लोग कह रहे हैं कि हमारा 10 नंबर इंक्रीज होगा। तो देखिए एक ही कैंडिडेट, मान लीजिए जिस शिफ्ट में आपने एग्ज़ाम दिया उसी शिफ्ट में कोई और भी कैंडिडेट एग्ज़ाम दिया होगा, तो देखिए अगर उसका 10 क्वेश्चन गलत हो सकता है आपने 15 क्वेश्चन या 12 क्वेश्चन गलत किए हों, तो दोनों लोगों को कितना अंतर मिल सकता है, तो वो चीज़ें भी क्लियर कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए परसेंटाइल पे सिलेक्शन होता है, यहाँ पे ये चीज़ें बताया जा रहा है। अभी परसेंटाइल को भी हम आपको समझाने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पे बताया रहा है साफ साफ कि देखिए यहाँ पे रेलवे परीक्षाओं, यहाँ पे रेलवे परीक्षाओं के नॉर्मलाइजेशन के मुख्य नियम और प्रक्रिया निम्नलिखित हैं। यहाँ पे देखिए पहला जो बताया जा रहा है, परसेंटाइल स्कोर की गणना मतलब की जाती है कि जो आपका परसेंटाइल है, तो परसेंटाइल में आपका ये भी चीज़ें मायने रखता है कि जैसे कितने कम समय में आपने ज़्यादा क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हों, और जो क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हों उसमें बहुत कम से कम गलत होता है, तो परसेंटाइल आपका अच्छा दिखाई देता है। तो देखिए यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि यहाँ पे देखिए नॉर्मलाइजेशन में आपके सीधे प्राप्त अंकों में मतलब जो रॉ मार्क्स होता है उसके 1 परसेंटाइल स्कोर में मतलब बदला जाता है। यह स्कोर यह दर्शाता है कि आपकी शिफ्ट में कितने प्रतिशत उम्मीदवारों के आपके बराबर या आपसे कम अंक प्राप्त हैं। ये गणितीय सूत्र, देखिए यहाँ पे कौन सा सूत्र भी लगाया जाता है वो भी चीज़ें बताई गई है साथियों, यहाँ पे देख लीजिए। तो यहाँ पे देखिए जो नियम बताया जा रहा है, यहाँ पे सूत्र के बारे में जो बात की गई थी, यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है कि इसका गणितीय सूत्र है। तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे गणितीय सूत्र है। फिर दूसरा जो कॉलम है, यहाँ पे देखिए टॉपर का परसेंटाइल, यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो टॉपर होते हैं उनका हमेशा परसेंटाइल 100 होता है, मतलब 100 क्वेश्चन का पेपर हो गया, और आपके शिफ्ट में जो भी टॉपर होगा मतलब सबसे ज़्यादा नंबर लाया होगा, अगर मान लीजिए आपकी शिफ्ट में कोई 80 नंबर लाया होगा, तो ये उसका मतलब ये बताया जा रहा है कि वही उसका
100% मान लिया जाता है। 80 नंबर ही उसका 100 मतलब मान के ही उसका परसेंटाइल निकाला जाता है। यहाँ पे आप लोगों को सिंपल भाषा में समझाएं तो यहाँ पे देखिए प्रत्येक शिफ्ट में सबसे ज़्यादा अंक प्राप्त करने वाले देखिए उम्मीदवार का परसेंटाइल स्कोर हमेशा 100 होता है, चाहे उसके वास्तविक अंक कितने भी हों। तो वही चीज़ें हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि चाहे उसका 80 नंबर हो, चाहे 70 नंबर हो, वो उसका 100 अगर आपके शिफ्ट में सबसे ज़्यादा नंबर लाया है तो वही आपका हो जाता है। मतलब 100 मान के उसी से परसेंटाइल स्कोर निकाल लिया जाता है। फिर यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है उसके आगे कि दशमलव का नियम परसेंटाइल स्कोर की गणना 5 से 7 दशमलव स्थान तक की जाती है ताकि उम्मीदवारों के बीच समान अंतर यानी मतलब टाई होने की संभावना को कम किया जा सके। फिर यहाँ पे देखेंगे दूसरे नंबर पे कि बेस शिफ्ट मतलब यहाँ पे बताया जा रहा है कि बेस शिफ्ट का निर्धारण सभी शिफ्टों के अंकों को एक समान स्तर पर लगाने के लिए आरआरबी की बेस शिफ्ट का चयन करता है। मतलब यहाँ पे वही चीज़ें आ गई कि आप लोग जो कह रहे थे कि किसी का 37 नंबर है, किसी शिफ्ट में एवरेज निकल के आ रहा है, कहीं पे 47 निकल के आ रहा है, तो अभी वो यहाँ पे बात की जा रही है। मतलब ये तो आपका नियम होता ही होता है कि कोई शिफ्ट हार्ड हो गई, कोई शिफ्ट नॉर्मल हो गई, उसको तो बराबर करने के लिए मतलब जो डिफरेंट होता है उसको ऐड किया ही जाता है, लेकिन उसके साथ साथ आपका परसेंटाइल भी देखा जाता है साथियों। तो यही कारण रहा है यूपीएसआई में जो काफ़ी कैंडिडेट नहीं हुए थे, तो इसीलिए हमने आपको ये समझाने की कोशिश किया। तो देखिए यहाँ पे बहुत सारे नियम है, उसको भी आपको हम दिखा देते हैं जल्दी में, कम समय में। देखिए आमतौर पर बेस शिफ्ट उसको माना जाता है जिसमें उम्मीदवारों के औसत अंक यानी एवरेज मार्क्स सबसे अधिक होते हैं और परीक्षार्थियों की उपस्थिति जो पर्याप्त होती है। यदि उम्मीदवार उसके बेस शिफ्ट का हिस्सा नहीं है तो उसे परसेंटाइल स्कोर का बेस शिफ्ट के अंक के मतलब में समायोजित करके नॉर्मलाइज मार्क्स मिलते हैं। मतलब यही बताया जा रहा है कि अगर आपका जो भी मार्क्स इंक्रीज किया जाएगा नॉर्मलाइजेशन में, वो बेस शिफ्ट के भी आधार पे किया जाएगा साथियों। तो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी आपको हम प्रोवाइड करा रहे हैं और काफ़ी मेहनत से एक जानकारी इकट्ठा करके प्रोवाइड करा रहे हैं। तो आप लोग एक मेहनत के लिए लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आइए आगे आपको तीसरे कॉलम में क्या बताया जा रहा है वो भी चीज़ें सिखाते हैं। तो यहाँ पे देखिए ट्राई ब्रेकिंग नियम, मतलब यहाँ पे बताया जा रहा है कि यदि नॉर्मलाइजेशन के बाद 2 या 2 से अधिक उम्मीदवारों के परसेंटाइल स्कोर बिल्कुल भी बराबर हो जाते हैं तो मेरिट रैंक तय करने के लिए निम्नलिखित नियमों का पालन करता है। यहाँ पे देखिए फिर यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि सब कुछ बराबर होने के बाद अगर 2 कैंडिडेट का मान लीजिए नंबर 55 आ गया तो फिर उसका मेरिट तैयार करने के लिए कौन मेरिट में ऊपर होगा, कौन मेरिट में नीचे होगा, इसको तय करने के लिए जैसे तो यहाँ पे आपकी उम्र के हिसाब से किया जाता है, जिसके लिए हमने पहले ही आपको बताया कि जिनकी एज ज़्यादा होती है उनको वरीयता दी जाती है, मतलब उनको आपके रैंक से ऊपर रखा जाएगा। यहाँ पे ये चीज़ें ये बता रहे हैं कि देखिए आयु मापदंड मतलब उम्र, देखिए अधिक उम्र वाले उम्मीदवार की योग्यता सूची में रैंक प्राथमिकता दी जाती है। आप वही चीज़ें हम आपको जो बता रहे हैं वही चीज़ें यहाँ पे बता दिया गया है। फिर यहाँ पे देखिए क्या बताया जा रहा है कि देखिए वर्णानुसार यदि उम्मीदवार की आयु भी समान होती है तो उसके नाम अंग्रेजी वर्णमाला A to Z के आधार पर तय किया जाता है। फिर यहाँ पे बताया जा रहा है चौथे कॉलम में न्यूनतम योग्यता अंक मतलब नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया का लाभ उठाने और मेरिट सूची में शामिल होने के लिए उम्मीदवार को अपनी श्रेणी के अनुसार प्राथमिकता न्यूनतम मतलब ये भी दी जाती है। फिर यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है कि कम से कम आपका जो भी नॉर्मलाइजेशन है सब कुछ करके अगर आपको ये क्राइटेरिया पार करनी ही होती है, मतलब सामान्य वर्ग से 40% आपका नंबर लाने होते हैं, ओबीसी से 30%, अनुसूचित मतलब जो जनजाति हैं उससे 25% कम से कम आपको नंबर लाने ही होते हैं क्वालिफाई के लिए। और परसेंटाइल क्या होता है उसके भी बारे में आपको यहाँ पे दिखा देते हैं। देखिए ये हमने एक टेक्स्ट बुक का मतलब सेट लिया है, ये प्रीवियस का ग्रुप डी का है, जो कैंडिडेट एक प्रीवियस सेट हमें भेजे हैं तो उसके माध्यम से आपको हम बताते हैं। तो देखिए यहाँ पे एनालाइज करने पे जैसे आपको सॉल्यूशन लीडर बोर्ड यहाँ पे सब कुछ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे रैंक मतलब टोटल कितने कैंडिडेट ने एग्ज़ाम दिया था, देखिए 3425 कैंडिडेट ने एग्ज़ाम दिया था और इनका रैंक 1948 है। यहाँ पे इनका स्कोर देखेंगे तो 50.37 है और एवरेज स्कोर जो इनके में निकल के आ रहा है देखिए 48.78 और जो सबसे बेस्ट स्कोर करने वाला है वो 96.01। यहाँ पे देखिए सबसे इम्पोर्टेंट देखिए परसेंटाइल यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा 43.1
1.6 ही दिखा रहा है यहाँ पे परसेंटाइल, मतलब परसेंटाइल बहुत कम है। एक्यूरेसी देखेंगे तो 83 है। और इन्होंने अटेम्प्ट कितने किए थे? 65 क्वेश्चन इन्होंने अटेम्प्ट किए थे। और देखिए 65 क्वेश्चन में से 54 क्वेश्चन सही है केवल, और केवल 11 क्वेश्चन गलत होने के बावजूद भी इनका परसेंटाइल बहुत डाउन हो गया है। तो ये कंडीशन है साथियों। तो जितने भी कैंडिडेट को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग एक लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये वीडियो शेयर करिएगा, क्योंकि काफ़ी लोगों का ये कन्फ्यूजन था कि किस बेस पे आपका नॉर्मलाइजेशन होगा, कितने नंबर बढ़ने के चांसेस हैं। सारा कुछ हमने एक एक जानकारी इकट्ठा करके आपको हमने पहुंचा दिया है। बाकी इसके बाद आपकी क्या राय है ज़रूर एक अच्छा सा कमेंट करिएगा। जो चीज़ आपको नहीं समझ में आई होगी उसको आप लोग कमेंट करिएगा। अगली वीडियो में हम पूरी सावधानी के साथ आपको प्रोवाइड कराएँगे। और एक चीज़ और कहना चाहेंगे साथियों कि जो भी आपका डाउट रहता है बिल्कुल आप लोग उसको कमेंट करिएगा। रोजगार 7590 आपके पूरे डाउट को क्लियर करने के लिए, आपको जानकारी प्रोवाइड करने के लिए ही चैनल बनाया गया है। तो आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और अपने जो भी समस्या है उसको कमेंट करिएगा। धन्यवाद।